सितंबर 1982, शिकागो, इलिनॉय। एक 12 साल की स्कूल गर्ल, एक यंग पोस्टल वर्कर, एक न्यूली मैरिड कपल, एक एयरलाइन एम्प्लॉय, एक टेलीफोन कंपनी एम्प्लॉय एंड अ मदर ऑफ 4। सिर्फ 3 दिनों के अंदर these 7 people die. Mary Kellerman, age 12. Adam Yanis, age 27. Stanley Yanis, age 25. Teresa Yanis, age 19. Mary Rayner, age 27. Mary McFarland, age 31. Paula Prince, age 35. पहली नजर में उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शिकागो। पुलिस के पास कोई सस्पेक्ट नहीं था। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे क्योंकि इनमें से किसी की भी डेथ ना गनशॉट वुंड से हुई थी, ना स्टैबिंग से और ना ही किसी कॉमन एक्सीडेंट से। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे एक ऐसा सच सामने आया जिसने अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आज जब भी आप कोई फूड प्रोडक्ट या कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उसकी सेफ्टी सील देखना ऑलमोस्ट एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स की तरह होता है। लेकिन एक वक्त था जब मेडिसिन्स और फूड प्रोडक्ट्स पर कोई सेफ्टी सील नहीं होती थी। आज हर मेडिसिन और हर फूड प्रोडक्ट पर एक सील्ड पैकेजिंग क्यों होती है? इसकी वजह है 1982 का ये अनसॉल्व्ड केस। मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। 1982 अमेरिका, एक ऐसा टाइम जब लाइफ कंपैरेटिवली सिंपल हुआ करती थी। ना स्मार्टफोन्स, ना इंटरनेट, ना सोशल मीडिया। और जब किसी घर में किसी को हेडेक होता था या बुखार आता था या बॉडी पेन होता था तो लोग डॉक्टर के पास भागने की बजाय सीधा अपने मेडिसिन कैबिनेट की तरफ जाते थे। और बहुत बार हाथ एक ही बोतल पर जाकर रुकता था, टाइलेनॉल। टाइलेनॉल में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट था पैरासिटामोल, जो इंडिया में क्रोसिन, डोलो और कई दूसरे मेडिसिन में यूज होता है। फर्क सिर्फ ब्रांड का था। अमेरिका में टाइलेनॉल सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, इट वॉज अ हाउस होल्ड नेम। हर सुपरमार्केट, हर फार्मेसी, हर हॉस्पिटल, लगभग हर घर में टाइलेनॉल मिल जाती थी। उस वक्त अमेरिका के पेन किलर मार्केट का लगभग 37% हिस्सा सिर्फ टाइलेनॉल के पास था। सिंपल वर्ड्स में, हर 3 पेन किलर परचेजेस में से लगभग 1 टाइलेनॉल होती थी। हर साल करोड़ों बॉटल्स बिकती थी और हर रोज लाखों अमेरिकन बिना किसी हेजिटेशन के टाइलेनॉल लेते थे। टाइलेनॉल बनाती थी जॉनसन एंड जॉनसन, एक ऐसी कंपनी जो उस वक्त अमेरिका की सबसे ट्रस्टेड हेल्थ केयर कंपनीज में से एक मानी जाती थी। उस जमाने में मेडिसिन पैकेजिंग भी आज जैसी नहीं होती थी। आज हम बॉटल खोलने से पहले प्लास्टिक श्रिंक रैप देखते हैं, फॉइल सील चेक करते हैं और कभी कभी कैप पर सेफ्टी रिंग भी होती है। 1982 में ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप फार्मेसी से एक बॉटल खरीदते थे तो बस कैप घुमाकर उसे खोल सकते थे। कोई आउटर सील नहीं, कोई टैम्पर एविडेंट पैकेजिंग नहीं। मतलब अगर किसी ने वो बॉटल खोलकर कुछ भी कर उसको वापस बंद कर दिया होता तो किसी के पास तरीका ही नहीं था ये जानने का कि उस बॉटल को पहले खोला गया है। और क्योंकि उस वक्त लोगों को जरूरत भी महसूस नहीं होती थी, किसी ने इस पे सवाल भी नहीं उठाया। लेकिन बहुत जल्दी ये ट्रस्ट टूटने वाला था और सब कुछ शुरू हुआ शिकागो के एक छोटे से सबर्ब में, जहां एक 12 साल की बच्ची सुबह स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। 29 सितंबर 1982 शिकागो के नॉर्थ वेस्ट में एक क्वाइट सबर्ब, एल ग्रोव विलेज, वहीं रहती थी 12 साल की मैरी केलरमैन। उस दिन मैरी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सोर थ्रोट, थोड़ा सा कोल्ड और हल्का सा फीवर भी। कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। हर घर में कभी ना कभी होने वाली एक नॉर्मल सी सुबह। मैरी के पेरेंट्स को भी शायद कॉमन कोल्ड ही लगा, इसलिए उन्होंने भी वही किया जो उस वक्त अमेरिका के लाखों पेरेंट्स रोज करते थे। मेडिसिन कैबिनेट खोला,
टाइलेनॉल की बोतल निकाली और मैरी को एक कैप्सूल दे दिया, बस एक कैप्सूल। कुछ ही मिनट बाद मैरी बाथरूम में अचानक से कोलैप्स कर गई। उसके पेरेंट्स समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, तो फटाफट से एम्बुलेंस बुलाई गई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, बट डॉक्टर्स भी उसे नहीं बचा पाए। उस दिन लगभग 10 मील दूर 27 साल का एडम यानिस भी अपने घर पर था। एडम एक पोस्टल वर्कर था और सुबह उठकर उसके भी सर में दर्द हुआ, तो वो भी पास के फार्मेसी से जाकर टाइलेनॉल की बोतल लेकर आया और उसने उसमें से 2 कैप्सूल्स निकालकर खा ली। थोड़ी देर बाद एडम भी कोलैप्स कर गया। डॉक्टर्स के पास उसको ले जाया गया हॉस्पिटल में, लेकिन वहां भी डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए एंड एडम ऑल्सो डाइड। डॉक्टर्स अब थोड़ा कॉन्शियस होने लगे थे कि एक ही दिन में 2 अलग अलग एब्सोल्युटली हेल्दी लोग एक ही तरह से कैसे मर सकते हैं, लेकिन असली शॉक अभी आना बाकी था। एडम की डेथ के बाद उसके भाई स्टैनली यानिस और स्टैनली की वाइफ टेरेसा घर आए। फैमिली शॉक में थी, सब लोग बैठकर बात कर रहे थे। तब स्टैनली और टेरेसा दोनों को हेडेक हुआ। स्टैनली ने एडम के घर में रखी वही टाइलेनॉल की बोतल उठाई, खुद 2 कैप्सूल्स लिए और टेरेसा को भी 2 कैप्सूल्स दे दिए। कुछ ही मिनट बाद दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले स्टैनली कोलैप्स हुआ और फिर उसकी वाइफ टेरेसा भी कोलैप्स कर गई। उन दोनों को भी फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें भी नहीं बचा पाए। एक ही फैमिली के 3 लोग सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ऑलमोस्ट एक ही तरह से मर चुके थे। पुलिस को पहले लगा कि शायद घर के अंदर कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई गैस लीक हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर हो, लेड पॉइजनिंग हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यानिस फैमिली का घर इवैक्यूएट करवा दिया गया और पूरे घर की चेकिंग शुरू हुई, लेकिन घर बिल्कुल सेफ निकला। अब और इंस्पेक्शन करने के लिए आर्लिंगटन हाइट्स की पब्लिक हेल्थ नर्स हेलेन जेनसन को बुलाया गया। हेलेन यानिस फैमिली के घर पहुंची और घर को अच्छे से एग्जामिन करने लगी। उन्हें किचन काउंटर पर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टाइलेनॉल की एक बोतल पड़ी हुई मिली और उसी बोतल के साइड में उसकी उसी दिन की खरीदी हुई रिसीट भी थी। हेलेन ने बोतल के कैप्सूल्स काउंट किए। बोतल से एग्जैक्टली 6 कैप्सूल्स मिसिंग थे और 3 लोग मर चुके थे। हेलेन की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बोतल से 6 कैप्सूल्स मिसिंग थे। घर में 3 लोगों की डेथ हुई थी, यानी हर विक्टिम ने 2 कैप्सूल्स लिए थे। हेलेन ने तुरंत इन्वेस्टिगेटर्स से कहा, इट हैज टू बी द टाइलेनॉल। डॉक्टर्स और इन्वेस्टिगेटर्स को ये पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही थी कि एक ट्रस्टेड पेन किलर 3 सडन डेथ्स का कॉमन लिंक कैसे हो सकता है। और फिर मैरी रेनर, मैरी मैकफार्लैंड और 35 साल की पॉला प्रिंस, वो भी मर गई। अब तक 7 लोग मर चुके थे। किसी ने किसी को नहीं जाना, किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन एक इनविजिबल थ्रेड अब इन सबको जोड़ने लगा था। पूरा शिकागो एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर हो क्या रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, डॉक्टर्स आंसर्स ढूंढ रहे थे। यानिस फैमिली के केस पर काम कर रहे इन्वेस्टिगेटर निक पिशोस ने कुक काउंटी मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस में कॉल किया। फोन के दूसरी तरफ थे डेप्यूटी चीफ मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर एडमंड डोनाह्यू। पिशोस ने उन्हें 3 सडन डेथ्स के बारे में बताया और हेलेन जेनसन के टाइलेनॉल वाले सस्पिशन का भी जिक्र किया। डॉक्टर डोनाह्यू को विक्टिम्स के सिम्टम्स सुनकर साइनाइड पॉइजनिंग का डाउट हुआ। उन्होंने पिशोस से बोतल को स्मेल करने के लिए कहा। पिशोस को कैप्सूल से बिटर आलमंड्स जैसी स्मेल आई। बिटर आलमंड्स की स्मेल से ऐसा क्या पता लगा? बिटर आलमंड्स की स्मेल आती है साइनाइड में से।
और ये स्मेल हर कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। 60% लोग जेनेटिकली स्मेल को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी लैबोरेटरी कॉन्फर्मेशन जरूरी था। पेपर पे इट हैड टू बी प्रूव्ड कि उसके अंदर साइनाइड है। बॉटल को टॉक्सिकोलॉजी लैब में भेजा गया, जहां कैप्सूल्स टेस्ट किए गए। टाइलेनॉल कैप्सूल नॉर्मली 2 पार्ट्स से बना होता था, जिन्हें इजीली पुल करके अलग किया जा सकता था। अंदर वाइट कलर्ड पैरासिटामोल पाउडर भरा होता था, लेकिन यानिस फैमिली की बोतल के कुछ कैप्सूल्स खोलने पर लैब को नॉर्मल पैरासिटामोल के सॉल्ट के साथ साथ उसके अंदर एक और सब्सटेंस मिला, पोटेशियम साइनाइड। साइनाइड एक बहुत खतरनाक और एक्सट्रीमली फास्ट एक्टिंग पॉइजन होता है, और टेस्ट के बाद पता चला कि बॉटल में से 44 कैप्सूल्स में से कम 4 और कैप्सूल्स में साइनाइड मिला हुआ था, और हर साइनाइड मिले हुए कैप्सूल में से एक एडल्ट को मारने के लिए जितनी क्वांटिटी ऑफ साइनाइड इज सफिशिएंट, उससे 3 टाइम्स ज्यादा, 3 गुना ज्यादा साइनाइड मिला हुआ था। यानी कि किसी ने बॉटल को खोला था, कैप्सूल निकाले थे, उसके अंदर वाइट पाउडर में जो पैरासिटामोल था, थोड़ा पैरासिटामोल निकाला, उसके अंदर साइनाइड भरा उसकी जगह, कैप्सूल्स को वापस से जोड़ा और बॉटल के वापस से शेल्फ पे रख। बाहर से देखने पर कैप्सूल्स बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। बॉटल पर कोई सेफ्टी सील नहीं थी, इसलिए कंज्यूमर के पास ये जानने का कोई तरीका ही नहीं था कि बॉटल मैन्युफैक्चरर से निकलने के बाद कभी खोली गई थी या नहीं। अब इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक बहुत खतरनाक पॉसिबिलिटी सामने आ रही थी। कोई अननोन पर्सन कैप्सूल्स के अंदर एक ऐसा जहर डाल रहा था जो कलर, शेप और पैकेजिंग के अंदर कंप्लीटली हिडन था। और सबसे बड़ी बात, विक्टिम कोई भी हो सकता था, एक बच्चा, एक पेरेंट, एक ऑफिस वर्कर, कोई भी। इसी बीच जो यानिस फैमिली के घर से बॉटल मिली थी और जो मैरी केलेमन के घर से बॉटल मिली थी, इन्वेस्टिगेटर्स ने दोनों बॉटल्स को जब टेस्ट किया, दोनों में साइनाइड निकला, लेकिन उनको जब कंपेयर किया गया तो पता चला कि दोनों बॉटल्स सेम मैन्युफैक्चरिंग लॉट MC2880 से आई थी। अब पहली बार मैरी केलेमन की डेथ और यानिस फैमिली की अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स, दोनों के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन मिल गया था। शुरू में पॉसिबिलिटी ये थी कि हो सकता है कि शायद से कोई पर्टिकुलर बैच मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कंटैमिनेट हो गया हो, और इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये होता कि उस पर्टिकुलर बैच को फटाफट मार्केट से रिकॉल कर लिया जाता। लेकिन फिर और जो डेथ्स हुई थी टाइलेनॉल से, उन सब की बॉटल्स में भी साइनाइड निकला था, और उन बॉटल्स को जब कंपेयर किया गया इन बॉटल्स के साथ तो उनके स्टोर्स अलग थे, उनके एरियाज अलग थे, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी अलग थे। इसका मतलब ये था कि साइनाइड का कैप्सूल्स में मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ऐड होना एक्सट्रीमली अनलाइकली था। इन्वेस्टिगेटर्स की वर्किंग थ्योरी अब ये बनी कि किसी ने स्टोर की शेल्फ से टाइलेनॉल की बोतल उठाई, खोली, कुछ कैप्सूल्स निकाले, उन कैप्सूल्स में साइनाइड भरा, उनको वापस बॉटल के अंदर डाल के बॉटल बंद करके वो बॉटल वापस स्टोर की शेल्फ पे रख दी। इन्वेस्टिगेटर्स को नहीं पता था कि शिकागो के और कितने स्टोर्स में कितनी ऐसी और बॉटल्स के अंदर कितने कैप्सूल्स होंगे जो अभी तक लोग खरीद भी चुके होंगे। इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी नहीं पता था कि नेक्स्ट विक्टिम कब और कहां कोलैप्स करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, उन कैप्सूल्स के अंदर साइनाइड डाला किसने था? अब ये सिर्फ मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं रही थी, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी थी। इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, शिकागो पुलिस, FDA और FBI सब एक साथ काम करने लगे। टेलीविजन और रेडियो पर बार बार एक ही वार्निंग दी जा रही थी, अगर आपके घर में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टाइलेनॉल कैप्सूल्स हैं, उन्हें बिल्कुल मत लीजिए। फार्मेसीज ने टाइलेनॉल को अपनी शेल्फ से हटाना शुरू कर दिया। शिकागो के हॉस्पिटल्स में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। डॉक्टर्स को कहा गया था अगर कोई भी पेशेंट कुछ ऐसे सिम्टम्स के साथ आए या कोलैप्स कर जाए
तो आपको उनको पॉसिबल साइनाइड पॉइजनिंग के लिए भी चेक करना है। कल तक जो बॉटल उन्हें रिलीफ देती थी, आज वही बॉटल उन सबको डरा रही थी। इस क्राइसिस के बीच जो सबसे बड़ा प्लेयर था वो था जॉनसन एंड जॉनसन, बिकॉज यही कंपनी थी जो टाइलेनॉल बनाती थी एंड इट वाज अ लॉट एट स्टेक फॉर देम। फिर जॉनसन एंड जॉनसन ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उस वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। कंपनी ने अनाउंस किया कि पूरे अमेरिका से एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टाइलेनॉल कैप्सूल्स रिकॉल किए जाएंगे। आखिर में लगभग 31 मिलियन बॉटल्स मार्केट से वापस बुला ली गई। उस वक्त उनकी रिटेल वैल्यू 100 मिलियन यूएसडी से भी ज्यादा थी। कॉर्पोरेट हिस्ट्री में इतना बड़ा वॉलंटरी प्रोडक्ट रिकॉल पहले कभी नहीं हुआ था। जॉनसन एंड जॉनसन के हेडक्वार्टर्स में एक एक्सटॉर्शन लेटर पहुंचता है। लेटर लिखने वाले ने क्लेम किया कि साइनाइड कैप्सूल्स के अंदर डालना कितना आसान था और अगर कंपनी इन किलिंग्स को रोकना चाहती थी तो उसे $1 मिलियन शिकागो के कॉन्टिनेंटल इलिनॉय बैंक के एक अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर दे। लेटर में एक बैंक अकाउंट नंबर दिया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने अकाउंट ट्रेस किया तो वो शिकागो की एक ट्रैवल एजेंसी से कनेक्टेड निकला, लेक साइड ट्रैवल, जो अब बंद हो चुकी थी। पुलिस ने उस एजेंसी के ओनर से पूछताछ की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उसके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिससे पुलिस को उस पे शक होता। फिर पुलिस ने उससे एक अलग सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा इंसान था जिससे आपका कोई डिस्प्यूट हुआ हो या जो आपको फंसाना चाहता हो? तो एजेंसी ओनर ने पुलिस को एक अपनी फॉर्मर एम्प्लॉई और उसके हस्बैंड के बारे में बताया। एम्प्लॉई का कंपनी के साथ सैलरी को लेकर एक डिस्प्यूट हुआ था। उसके हस्बैंड का नाम था रॉबर्ट रिचर्डसन एंड उसका ओनर के साथ इस बात पर झगड़ा भी हुआ था। Police found some handwriting samples of Richardson and since the extortion letter was also handwritten, तो पुलिस ने दोनों हैंडराइटिंग्स को मैच करने के लिए लैब में भेज दिए और जब रिजल्ट्स आए तो both the letter and the handwriting samples matched. That meant कि वो लेटर रॉबर्टसन ने ही लिखा था। पुलिस started looking for Richardson, बट वो अपने एड्रेस पर नहीं था। इन्वेस्टिगेशन से पुलिस ने उसकी फोटो निकाली और जब उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस को पता चला उसका असली नाम जेम्स लुइस था। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने जेम्स लुइस की लाइफ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और उस इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी बात सामने आई जिसने पुलिस का ध्यान लुइस पे और ज्यादा फिक्स कर दिया। कुछ साल पहले लुइस की 5 साल की बेटी टोनी की डेथ हो गई थी। टोनी को एक हार्ट प्रॉब्लम थी जिसके लिए उसकी जब वो 2-3 महीने की थी तो उसकी एक सर्जरी की गई थी। जब वो 5 साल की हुई उस हार्ट सर्जरी में यूज किए गए सूचर्स अचानक से टूट गए एंड शी पास्ड अवे ऑन द स्पॉट। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि उस सर्जरी में यूज किए गए सूचर्स एक ऐसी कंपनी ने बनाए थे जो जॉनसन एंड जॉनसन की सब्सिडरी थी। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि शायद लुइस अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं जॉनसन एंड जॉनसन को ठहराता था। और अगर ऐसा था तो पुलिस के पास पहली बार सिर्फ एक सस्पेक्ट नहीं था, एक पॉसिबल मोटिव भी था। लेकिन जेम्स लुइस पर इन्वेस्टिगेटर्स का शक सिर्फ एक्सटॉर्शन लेटर की वजह से नहीं था। जब एफबीआई ने उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया तो उन्हें एक और शॉकिंग केस मिला। सिर्फ 4 साल पहले 1978 में कैंसस सिटी में 72 साल के एक रिटायर्ड आदमी रेमंड वेस्ट अचानक लापता हो गए थे। वेस्ट जेम्स और उसकी वाइफ लियान के एक टैक्स क्लाइंट थे।
पुलिस को लगभग 3 हफ्ते बाद वेस्ट की बॉडी उनके ही घर के एटिक में मिली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेम्स लुइस पर शक तब और गहरा हो गया जब उसने रे वेस्ट के अकाउंट से $5,000 का चेक कैश करने की कोशिश की और इसी के साथ साथ उसके गाड़ी से पुलिस को और भी कुछ कैंसल्ड चेक्स मिले जो रे वेस्ट के थे और इसके अलावा और भी अलग अलग एविडेंस मिला जो पुलिस को कंफर्म कर गया कि लुइस का कुछ ना कुछ हाथ तो था। उस समय पुलिस ने रे वेस्ट के मर्डर के लिए लुइस को अरेस्ट भी किया, लेकिन कोर्ट ने बाद में लुइस को कॉन्विक्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकलिटीज। जब पुलिस ने लुइस को उस टाइम पे अरेस्ट किया था तो उसके मिरांडा राइट्स नहीं पढ़े गए थे। और मिरांडा राइट्स क्या होते हैं कि जब भी अमेरिका में जैसे किसी को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस कुछ बोलती है, आपने मूवीज में देखा होगा, वो बोलती हैं कि You have the right to remain silent, anything you say। लेकिन लुइस को अरेस्ट करने से पहले पुलिस ने ये मिरांडा राइट्स नहीं पढ़े थे, जिसकी वजह से कोर्ट ने बाद में बोला कि क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का पालन नहीं किया गया है, उसका अरेस्ट मान्य नहीं था। उसके बाद जो भी एविडेंस या जो भी स्टेटमेंट्स या जो भी इंटेरोगेशन हुई वो कुछ भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं था, जिसकी वजह से लुइस को छोड़ दिया गया। लुइस कभी भी रे वेस्ट के मर्डर के लिए तो कन्विक्ट नहीं हुआ था, लेकिन जब टाइलेनॉल केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी तो उनके सामने इसकी ये क्रिमिनल हिस्ट्री भी आई, जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया एक कैरेक्टराइजेशन करने में कि ही इज केपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। अब उनके सामने एक ऐसा सस्पेक्ट था जिसने जॉनसन एंड जॉनसन को एक्सटॉर्शन लेटर भी लिखा था, जिसके पास एक पॉसिबल मोटिव भी था और जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी थी, एक मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट रह चुका था। और इसी रीजन से एफबीआई के लिए उसको इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लुइस पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट जरूर बन गया था टाइलेनॉल मर्डर्स में, लेकिन बहुत सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस को कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जो लुइस को टाइलेनॉल मर्डर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सके। सब कुछ सर्कमस्टेंशियल था, थ्योरी बेस्ड था और इसीलिए लुइस कभी भी टाइलेनॉल मर्डर्स के लिए कन्विक्ट नहीं हुआ। जेम्स लुइस इस इन्वेस्टिगेशन का अकेला सस्पेक्ट नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस का ध्यान एक और आदमी पर गया, रॉजर आर्नल्ड। रॉजर आर्नल्ड शिकागो का एक वेयरहाउस वर्कर था। पुलिस को उसके बारे में एक एनोनिमस टिप मिली। टिप देने वाले ने ये दावा किया कि रॉजर आर्नल्ड के पास साइनाइड था। टिप देने वाला एक बार ओनर था जहां पर रॉजर आर्नल्ड अक्सर आया जाया करता था और पीने के बाद काफी बातें बोला करता था जो वो बार ओनर ने सुनी थी। इसीलिए जब उसने पुलिस को ये बातें बताई तो पुलिस इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकी बिकॉज दिस वॉज वेरी सीरियस। सो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग रॉजर आर्नल्ड। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने आर्नल्ड के घर की तलाशी ली। तलाशी में पुलिस को कुछ बुक्स मिली, कुछ ऐसे मटेरियल मिले जो साइनाइड और जहर से रिलेटेड थे। उन्हें केमिकल्स और कुछ लैब का सामान भी मिला जिसे पुलिस ने उसी वक्त सीज कर लिया। उन्हें गन्स और एम्यूनिशन भी मिले आर्नल्ड के घर से। वो घर के अंदर कुछ तो ऐसा कर रहा था केमिकल्स से रिलेटेड जो अब पुलिस को फाइंड आउट करना था। अब इस सब की वजह से पुलिस का शक उस पे गहरा तो हो गया था, पर ये एविडेंस इनफ नहीं था, ये भी सर्कमस्टेंशियल ही था। जब आर्नल्ड से पूछताछ की गई और उसके बाद उस पे कोई चार्जशीट नहीं लग पाई तो उसको वो वापस आया और उसको इस बात का गुस्सा था कि किसने मेरे खिलाफ इस तरह से बोला और मुझे फंसाया। उसको जब पता चला कि ये बार ओनर ही होगा जिसने ऐसा किया होगा, उसने अपना खुद का दिमाग लगाया, तो वो बार के बाहर गया और उसने एक आदमी को वहाँ वो बार ओनर समझ के गोली मार दी। वो आदमी वहीं पे मर गया, लेकिन वो आदमी कोई और था। रॉजर आर्नल्ड वाज ऑब्वियसली अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल. So basically this is also a characterization that he was very capable of violence, of crime, so he could have done it. और करीब 400 सस्पेक्ट्स थे पुलिस के पास जिनको सस्पेक्ट किया गया था, लेकिन आज तक इस केस में कोई भी कन्विक्ट नहीं किया गया।
बिकॉज दे कुडंट नैरो इट डाउन टू वन पर्सन जिसके खिलाफ उनको पक्का एविडेंस मिलता। सालों बाद कुछ फॉर्मर जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटर्स, रिसर्चर्स ने, क्रिटिक्स ने सवाल उठाए। उनका मानना था कि इन्वेस्टिगेटर्स ने जॉनसन एंड जॉनसन को इस पूरे फियास्को में बहुत जल्दी क्लीन चिट दे दी। उस टाइम पे जॉनसन एंड जॉनसन ने भी ये बोला था कि हमारी किसी भी फैसिलिटी में, किसी भी प्रोसेस के दौरान साइनाइड का इस्तेमाल होता ही नहीं है, ना हमारे फैसिलिटी के कहीं आसपास साइनाइड है, तो फैसिलिटी में ये होना तो पॉसिबल ही नहीं है। बट कॉन्ट्रडिक्टरी बात यहाँ आती है कि थोड़े साल बाद जब ये बात सामने आई किसी तरह से कि साइनाइड का कुछ इस्तेमाल जॉनसन एंड जॉनसन की फैसिलिटी में फॉर सेफ्टी चेक्स होता है, तब जॉनसन जॉनसन ने एडमिट किया ये बोल के पब्लिकली कि हाँ है हमारे पास साइनाइड, बट हम उसको लॉक एंड की के अंदर रखते हैं। इट इज यूज्ड वेरी केयरफुली। वो कहीं पे मेडिसिन जहाँ बन रही है वहां होता भी नहीं है। बाद में कुछ अंदर के लोगों से ये बात बाहर आई थी, ऐसा नहीं था। साइनाइड वॉज नॉट अंडर लॉक एंड की, बट दीज आर जस्ट रिपोर्ट्स, दीज आर जस्ट अनवेरिफाइड स्टेटमेंट्स। ये एक पर्सपेक्टिव है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितनी भी कैप्सूल्स की टेस्टिंग हुई थी, जब इनिशियली ये शक आया था कि साइनाइड मिला हुआ है, तो वो टेस्टिंग सारे प्रोडक्ट्स की जॉनसन जॉनसन ने खुद की थी। हमें नहीं पता कंफर्म नंबर्स की एक्चुअल में कितनी ऐसी और बॉटल्स थी जो साइनाइड लेस्ड थी। 82 की ट्रेजेडी के बाद टाइलेनॉल की पैकेजिंग पूरी तरह बदल चुकी थी। प्लास्टिक श्रिंक रैप, फॉइल सील, टैम्पर एविडेंट पैकेजिंग, ये सब इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कोई भी बॉटल खोले तो उसका पता तुरंत चल जाए। लेकिन इन सब सेफ्टी मेजर्स के बाद भी न्यूयॉर्क में डायन एल्सरॉथ की मौत साइनाइड लेस्ड टाइलेनॉल लेने के बाद हो गई। और कुछ ही दिनों बाद टेनेसी में टिमोथी ग्रीन की भी ऐसे ही मौत हुई। दोनों इंसिडेंट्स ने फिर से लोगों में एक डर बिठा दिया और लोगों को शॉक कर दिया, क्योंकि अब तो पैकेजिंग भी चेंज कर दी गई थी। अब तो सील प्रूफ पैकेजिंग आ रही थी। तो जो रिटेल मार्केट वाली थ्योरी थी कि स्टोर से किसी ने बॉटल उठा के उसके अंदर कैप्सूल्स डाल के उन्हें बंद किया था, ये भी अब समझ में नहीं आ रही थी। इन केसेस को भी 1982 वाले मर्डर्स के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, बट पुलिस ने बाद में ये कंक्लूड किया कि ये केसेस इंडिपेंडेंट केसेस हुए थे। और लेकिन एक सवाल और गहरा हो गया था, अगर टैम्पर प्रूफ पैकेजिंग मार्केट में आ चुकी थी तो फिर ये साइनाइड लेस्ड बॉटल्स इनसाइड टैम्पर प्रूफ पैकेजिंग मार्केट में आई कैसे? ये भी उन सवालों में से एक है जिसका जवाब आज तक सब ढूंढ रहे हैं। चाहे किलर कोई भी रहा हो, एक बात बिल्कुल साफ है, 1982 के बाद मेडिसिन हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। आज दुनिया भर में लगभग हर मेडिसिन बॉटल टैम्पर एविडेंट पैकेजिंग के साथ आती है। आज 40 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है। जेम्स लुइस भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, रॉजर आर्नल्ड भी नहीं रहा, कई इन्वेस्टिगेटर्स रिटायर हो चुके हैं, कई विटनेसेस अब जिंदा नहीं हैं। लेकिन एक सवाल आज भी वही है, 1982 में टाइलेनॉल कैप्सूल्स में साइनाइड किसने मिलाया था? शायद इसका जवाब कभी भी ना मिले, लेकिन उन 7 लोगों की मौत बेकार नहीं गई। उन 7 लोगों की वजह से आज दुनिया भर में हम बेटर सेफ्टी मेजर्स के साथ मेडिसिन कंज्यूम करते हैं। और इसीलिए ये 1982 के टाइलेनॉल मर्डर सिर्फ एक अनसॉल्व्ड क्राइम मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने पूरी दुनिया के लिए मेडिसिन सेफ्टी का मतलब बदल दिया। हर क्राइम एक कहानी बताता है। मैं हूँ आस्था और ये थी क्राइम कहानी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।